आज नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करेंगे। नीति निर्देशक तत्वों के बाद आज हम नीति निर्देशक तत्वों के महत्व के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। यह एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ज्यादातर जो हम अध्ययन करते हैं उसमें नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करते हैं और उसके बाद उनका क्या महत्व है ये हम अक्सर ध्यान नहीं करते। नीति निर्देशक तत्व हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे संविधान में शामिल उन आदर्शों को प्रतिबिंबित करते हैं। तो शुरू करते हैं नीति निर्देशक तत्वों का। सबसे पहले इसका महत्व करते हैं कि ये शासन के लिए आचार संहिता है। शासन के लिए आचार संहिता की भूमिका निभाते हैं। आचार संहिता का मतलब है आचरण करने योग्य नियम, यानी कौन सी बातों का हमें आचरण करते समय इनको शामिल करना चाहिए। तो ये आचार संहिता का काम करता है शासन। हमें मालूम है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने उन उच्च आदर्शों और हमारे मूल्यों को शामिल किया था। नीति निर्देशक तत्वों में उन्होंने आदर्शों और मूल्यों को इस्तेमाल किया और उन्होंने ये अपेक्षा की थी कि जब भी भारत सरकार या शासनाधिकारी किसी भी प्रकार की नीति को निर्माण करेगी तो वो उस नीति में इन आदर्शों और मूल्यों को स्थान देगी। और आज जब भी नीति निर्धारित की जाती है तो संविधान, ये शासन संचालित करने वाले लोग इन आदर्शों और मूल्यों को अपने आचरण में शामिल करते हैं, नीति निर्माण में शामिल करते हैं। तो ये शासन के लिए आचरण करने योग्य आदर्शों और मूल्यों के बारे में जानकारी देते हैं। दूसरा महत्व हम देखते हैं कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाते हैं, भूमिका तैयार करते हैं। एक लोक कल्याणकारी राज्य जो होता है वो जनहित पर आधारित होता है और ये जो आदर्श और मूल्यों की बात जो कही गई है वो इन्हीं जनहित पर आधारित है। जनहित के लिए काम आने वाले आदर्श और मूल्यों को ही इसमें शामिल किया गया है। तो संविधान निर्माताओं ने जो अपनी एक इच्छा और आकांक्षा रखी थी, आज उन्हीं आदर्शों को निर्देशक तत्वों के रूप में हमारे संविधान में शामिल किया गया। जनहित पर आधारित मूल्यों को शामिल करने के कारण से ये नीति निर्देशक तत्व एक तरह से लोक कल्याण के आदर्श है। ये लोक कल्याण के आदर्श हैं जिनको अपनी नीतियों को निर्मित करते समय अक्सर ध्यान में रखा जाता है। नीति निर्देशक तत्वों के महत्व में अगला बिंदु हम लेते हैं कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है वो सरकार का मूल्यांकन का आधार है। इनके द्वारा सरकार का मूल्यांकन किया जा सकता है। सरकार सफल रही या असफल रही। अगर कोई सरकार ज्यादा से ज्यादा इन नीति निर्देशक तत्वों को अपनी नीतियों में शामिल करती है, ज्यादा से ज्यादा नीति निर्देशक तत्वों की नीतियों को अपनी नीतियों में शामिल करती है, तो वो सरकार जनता की नजर में सफल मानी जाती है और वो सरकार असफल मानी जाएगी जो इस नीति निर्देशक तत्वों के आदर्शों और मूल्यों को अपनी नीतियों में कम शामिल करते हैं। तो इस तरह से शामिल करने और नहीं करने के आधार पर
सरकार का मूल्यांकन किया जा सकता है। अगला जो नीति निर्देशक तत्वों का महत्व है वो है कि ये सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन से संबंधित है, इसको शामिल करते हैं। समाज में और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से एक समानता लाने वाले आदर्श हैं। समाज सुधार संबंधी आदर्श है, समाज सुधार संबंधी आदर्श है। तो ये समाज सुधार को प्रेरित करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए परिवर्तन का सूचक है। जैसे नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर जब इनको क्रियान्वित किया गया तो कई ऐसे प्रावधानों को लागू किया गया है जो समाज के लिए आवश्यक है, उनको लागू करना समाज के हित में। जैसे रोजगार की व्यवस्था करना, जैसे समाज का जीवन स्तर उसको उच्च स्तर की ओर ले जाना, बीमारियों में उनकी सहायता करना, इत्यादि तरह के जो कार्य किए जाते हैं वो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन के सूचक है। तो यह समाज सुधार से संबंधित है। 5 नंबर पर हम इसका महत्व लेते हैं, वो महत्व है कि ये राजनीतिक स्थिरता प्रदान करते हैं। हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक शासन में सरकारें अलग अलग रहती है, बदलती रहती है, और हर सरकार की, हर दल की जो सरकार होती है उसकी नीति अलग होती है, उसका एजेंडा अलग होता है, और वो यदि अपने एजेंडे के अनुसार चलते हैं तो पिछली सरकार से उनका एजेंडा अलग हो सकता है। ऐसी स्थिति में स्थिरता नहीं रहेगी। लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व उन दलों को अपनी अपनी नीतियों को इस तरह से समायोजित करने के लिए प्रेरित करते हैं कि अपने जो देश का जो कार्यक्रम है उनमें कोई परिवर्तन नहीं आए, देश की जो राजनीतिक स्थिरता है वो बनी रहे। नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार उन देशों को, उन दलों को अपनी नीतियों को परिवर्तित करना पड़ता है। तो राजनीतिक स्थिरता के दृष्टिकोण से नीति निर्देशक तत्वों का महत्व है। अगला महत्व हम लेते हैं, ये न्यायालय के लिए, इनका न्यायालय के लिए मार्गदर्शक के रूप में महत्व है। न्यायालय को भी अपने संविधान की व्याख्या का जो कार्य दिया गया है न्यायालय को, उस संविधान की व्याख्या करते समय इन नीति निर्देशक तत्वों के महत्व को ध्यान में रखना पड़ता है। नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार संविधान की व्याख्या की जाती है। तो इस तरह से ये न्यायालय के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। हम देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों का हमारे लिए 6 महत्व है। शासन के लिए आचार संहिता, यानी कि आचरण के कुछ नियम है जिनको अपने नीति निर्माण में शामिल करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये ऐसे आदर्श होते हैं जो जनहित पर आधारित होते हैं और इनको अपनी नीतियों में शामिल करके वो लोक कल्याण करते हैं। सरकार का मूल्यांकन किया जा सकता है, इनको कितना शामिल किया अपनी योजनाओं में, नहीं किया, उसके आधार पर मूल्यांकन होता है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन से संबंधित है, समाज सुधार कार्य से जुड़े होते हैं। इनकी जो प्रकृति है अक्सर समाज में सुधार लाती है। साथ ही साथ ये राजनीतिक स्थिरता को प्रदान करते हैं, अलग अलग दलों को एक ही सांचे में चलने के लिए मजबूर करते हैं। साथ ही साथ ये न्यायालय के लिए भी संविधान की व्याख्या के रूप में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से किस तरह अलग है। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। हम जानते हैं इन्हें भाग संख्या 3 में स्थान दिया गया है और इन्हें भाग संख्या 4 में स्थान दिया गया। दोनों का उद्देश्य एक ही है। दोनों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
इनका भी काम यही है, इनका भी काम यही है। फिर भी दोनों में अंतर है। अंतर क्या है उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। इस अंतर को सही तरीके से समझने के लिए हम इनको दो भागों में बांटते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं मौलिक अधिकार, तो दूसरी तरफ हम नीति निर्देशक तत्वों को इसका और इनका अंतर एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि यदि मौलिक अधिकारों को कोई सरकार लागू नहीं करे तो हम यानी कि नागरिक न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन यदि नीति निर्देशक तत्वों को कोई सरकार लागू नहीं करे तो हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। इसको अलग शब्दों में कहें तो इनका पहला अंतर हमारे सामने प्रकट होता है और वो है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है, वाद योग्य है। अर्थात यदि इनको कोई सरकार लागू नहीं करती है या नागरिक अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है। न्यायालय की शरण के आधार पर इनको वाद योग्य कहा गया है। लेकिन यदि नीति निर्देशक तत्वों में जो उपबंध किए गए हैं उनको सरकार लागू नहीं करती है, क्योंकि कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है, उसके संसाधनों पर निर्भर करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यदि नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए उपबंधों को सरकार लागू नहीं करे तो हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। इसे मैं कहता हूं ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है और ये वाद योग्य है। दूसरा अंतर हम देखते हैं, नीति मौलिक अधिकारों की प्रकृति है वो नागरिक को कुछ कार्य करने से रोकती है। जैसे वो राष्ट्र के विरुद्ध इस तरह का काम नहीं कर सकते, वो इस तरह से आगे कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते जो राष्ट्र के लिए विरोधी हो। लेकिन ये इनकी प्रकृति जो है वो नागरिकों के लिए कुछ करने की होती है। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि ये जो मौलिक अधिकार है वो नकारात्मक है, राज्य को नागरिकों के बारे में कुछ ऐसे काम करने से रोकते हैं जो उनके हित में नहीं हो, नकारात्मक प्रकृति है इनकी। और ये राज्य को कुछ कार्य करने के लिए, नागरिकों के हित में कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इनकी प्रकृति जो है वो सकारात्मक है, राज्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला जो अंतर है वो हम देखते हैं कि ये किसके लिए है। ये जो है वो नागरिकों के लिए है, इनका संबंध नागरिकों से है, ये नागरिकों के लिए दिए गए हैं, जबकि इनका संबंध राज्य से है। अर्थात राज्य को बताया गया है कि आपका ये कर्तव्य है कि आप इस कार्य को पूरा करें। इनका संबंध राज्यों से है, इनका संबंध नागरिकों से। अगला जो अंतर हम लेते हैं वो लेते हैं कि इनके पीछे कानूनी शक्ति काम करती है। ये कानूनी शक्ति काम करती है यदि इनको लागू नहीं करे, जैसे कि पहले बिंदु में बताया था, लागू नहीं करे तो हम कानून की शरण ले सकते हैं। लेकिन इनके पीछे कानूनी शक्ति नहीं है, केवल नैतिक शक्ति है। सरकारों का नैतिक दायित्व है कि वो इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे यदि उनके पास लागू करने लायक संसाधन उपलब्ध है। यदि संसाधन उपलब्ध नहीं है तो उन्हें नहीं भी करे, लेकिन नैतिकता के आधार पर उनको ऐसा करना चाहिए। 5 नंबर जो अंतर है वो हम देखते हैं कि नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार है वो राजनीतिक लोकतंत्र प्रदान करते हैं, यानी राजनीतिक क्षेत्र में लोकतांत्रिक गतिविधियां करने के लिए अधिकार देते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जैसे नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करते हैं, जबकि ये जो है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। समाज में समानता, अर्थव्यवस्था के मामले में सबको समान अवसर देना, आर्थिक जो उपाय है उनमें समानता लाना,
सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में असमानता को न्यूनतम करना, या इसका अर्थ है असमानता को न्यूनतम करने से। ये आर्थिक क्षेत्र की असमानता है और ये सामाजिक क्षेत्र की असमानता, इनको कम करने से। तो इस तरह से हम देखते हैं मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में हम कुल मिलाकर 5 अंतर हमारे सामने प्रकट हुए हैं, जो अलग अलग है। वादियों के नकारात्मक, नागरिकों के लिए कानूनी शक्ति और राजनीतिक लोकतंत्र। इस तरह से इसका हम अंतर समझ सकते हैं। अब हम आगे ये देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन, अगला बिंदु अपना है नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन। क्रियान्वयन का अर्थ होता है कि लागू करना, यानी कि क्या इन्हें मात्र संविधान की शोभा बढ़ाने के लिए लिखा है या इन्हें लागू भी किया गया है। तो बहुत सारे प्रावधान, बहुत सारे अधिनियम ऐसे हैं जिनमें इन नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित किया गया है। सबसे पहले तो हम इनके क्रियान्वयन का पहला बिंदु देखते हैं कि आजादी के तुरंत बाद, आजादी के तुरंत बाद भूमि सुधार योजना लाई गई थी और इस भूमि सुधार योजना के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि भूमि पर अधिकार भूमि जोतने वाले का भूमि जोतने वाले का अधिकार, यह व्यवस्था की गई थी। क्यों की गई थी? इसका कारण था कि आजादी से पहले हमारे यहां जो जमींदारी व्यवस्था चल रही थी, उस जमींदारी व्यवस्था के कारण से किसानों का शोषण होता था। किस प्रकार का शोषण होता था? उनके पास खुद की जमीन नहीं थी या कम थी, तो वो जमींदारों की भूमि पर खेती किया करते थे, जिसके कारण से उनको अपनी उपज का पूरा हिस्सा नहीं मिल पाता था। अक्सर मेहनत करने के बावजूद वो हमेशा गरीब बने रहे थे। तो सरकार ने उनके हित में काम करते हुए सबसे पहला काम किया था, भूमि पर भूमि जोतने वाले का अधिकार देकर भूमि सुधार योजना को आगे बढ़ाया। दूसरे में नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के रूप में हम देखते हैं कि नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। हमारे देश में जो आजादी के समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, तो उसमें सुधार करने के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। इसके तहत एक योजना आयोग नामक संगठन बनाया गया था। योजना आयोग का गठन किया गया और योजना आयोग ने देश के विकास संबंधी योजनाएं बनाई। उनमें उन्होंने 5 वर्षीय योजनाओं को महत्व दिया था, अर्थात 5-5 वर्ष की विकास योजनाएं बनाई थी। कुल मिलाकर 12 विकास योजनाएं बनाई गई थी। उसके बाद योजना आयोग को भंग कर दिया गया और उसके स्थान पर योजना का काम नीति आयोग को दे दिया गया। इन 5 वर्षीय योजनाओं के माध्यम से ऐसी योजनाएं लागू की गई जो देश के नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में उन्नति ला सके। इनका उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उन्नति लाना। क्या किया गया था इसके तहत? कृषि क्षेत्र में उन्नत खाद, बीज इत्यादि को बढ़ावा दिया गया था। रोजगार के अवसर बढ़ाए गए थे। उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किया गया था ताकि नागरिकों को उनका सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन समृद्धिशाली बन सके। ऐसी योजनाएं बनाई गई थी। तो नियोजित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य भी
एक तरह से नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करना था। नीति निर्देशक तत्व भी यही चाहते हैं, उनका भी उद्देश्य यही होता है, और इस योजना के द्वारा इसको कार्यरूप दिया गया था। अगला बिंदु हम लेते हैं कि हमारा जो संविधान है, उस संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों में 39 का दूसरा जो हिस्सा है, दूसरा भाग जो है, उसमें कहा गया है कि भौतिक संपत्ति का सार्वजनिक हित में वितरण किया जाना राज्य का एक नीति निर्देशक तत्व बनाया गया था। तो सरकार ने इस कार्य को पूरा करने के लिए, इस नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए 44वां संविधान संशोधन किया और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया। इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया, निरस्त कर दिया गया था। अब इसे मात्र कानूनी मौलिक अधिकार हटाया गया इसे, अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि इसके बजाय ये है अब कानूनी अधिकार हो गया। इसका उद्देश्य आर्थिक अन्याय को कम करना था, आर्थिक अन्याय को कम करने से था। इसी तरह से नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के रूप में हम चौथा बिंदु लेते हैं, वो है कि ये जो 39वां अनुच्छेद जिसके बारे में हम कह रहे थे, 39(2) में ये व्यवस्था थी, उसी तरह से 39(4) में भी एक व्यवस्था है जिसमें कहा गया है कि समान रूप से समान कार्य पर स्त्री पुरुष के वेतन में किसी तरह का अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसा जो नीति निर्देशक तत्व है, इसको भी क्रियान्वित रूप दिया गया है और एक पारिश्रमिक एक्ट बनाया गया है जिसमें ये व्यवस्था की गई है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। यह पारिश्रमिक एक्ट लागू किया जा चुका है। तो इस तरह से नीति निर्देशक तत्वों में जो बात कही गई है उसको लागू किया गया है। यह नीति निर्देशक तत्व के 39 के चौथा भाग है जिसमें कहा गया कि एक समान कार्य के लिए स्त्री पुरुष के वेतन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हम देखते हैं हमारे संविधान या नीति निर्देशक तत्वों के भाग में जो 40वां अनुच्छेद है वो कहता है कि राज्य को पंचायती राज व्यवस्था को गठन और उनका सुदृढ़ीकरण करना चाहिए। तो इस नीति निर्देशक तत्वों को भी क्रियान्वित रूप दिया गया है और पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई है। पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया है। कब किया? 2 अक्टूबर 1959 को इसे लागू कर दिया गया है। इसे लागू किया गया है और इसे संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक और संविधान संशोधन किया गया है। संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया है संविधान संशोधन द्वारा और वो संविधान संशोधन है 73वां। इसे संविधान संशोधन यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो निर्देश नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से दिया गया है, राज्य ने, सरकारों ने उसे लागू किया है, उसका गठन किया है और उसे संवैधानिक दर्जा दिया है। उसे और मजबूती देने के प्रयास किए जा रहे हैं। कहा जाए तो ये विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को बढ़ावा देता है। अब हम अगला बिंदु देखते हैं कि निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए आगे क्या व्यवस्था की गई है। तो हम देखते हैं एक और प्रावधान है 39 के रूप में जिसे शामिल किया गया था निर्देशक तत्वों में और कहा गया था कि सरकार को गरीब और कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने में सहायता करनी चाहिए। यानी ये व्यवस्था थी कि कमजोर व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने संबंधी सरकार को कोई योजना बनानी चाहिए। तो इसको भी क्रियान्वित भी हुआ। 7वां बिंदु हम लेते हैं नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के रूप में। तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद जो 41 है, अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि जो लोग कमजोर है, निराश्रित है या अपाहिज है, ऐसे कमजोर वर्गों के लिए यानी कि निराश्रित, अपाहिज और वृद्ध और विधवा महिलाओं के लिए राज्य सहायता संबंधी
कोई प्रावधान करे। तो इनकी सहायता के रूप में राज्य ने पेंशन योजना लागू की है। इनको वृद्धावस्था पेंशन राज्य द्वारा दी जानी शुरू की गई है। इनकी सहायता के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है। आगे हम नंबर 8 देखते हैं, जो अनुच्छेद 42 में कही गई बात है। अनुच्छेद 42 कहता है कि जो महिलाओं को प्रसूति के समय राज्य सहायता प्रदान करे, उनके लिए विशेष प्रबंध करे। प्रसूति के समय महिलाओं को विशेष सहायताएं दी जाती है। 9 नंबर अनुच्छेद हम देखते हैं, इसका संबंध है कुटीर उद्योगों से। तो ये अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए वहां कुटीर उद्योग संचालित करें और इस कार्य को पूरा करने के लिए अलग अलग बोर्ड बनाए गए हैं, जैसे खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, सिल्क बोर्ड इत्यादि। इनका उद्देश्य भी यही है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक सहयोगी कार्यक्रम के रूप में कुटीर उद्योगों को संचालित किया जाए। इसका उद्देश्य भी नीति निर्देशक तत्वों को कार्य रूप देना है। इसी तरह से हम देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन में अनुच्छेद 45 में जो बात कही गई है उसको भी कार्य रूप दिया गया है। 45वां अनुच्छेद कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था कराएं। तो इसको भी क्रियान्वित रूप दिया गया है और इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा लागू कर दिया गया है एक अधिकार के रूप में। 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे कार्य रूप में दे दिया गया है। क्या किया गया 86वें संविधान संशोधन से? 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार उन्हें 21A के अंतर्गत दिया गया है। साथ ही साथ इसे कर्तव्य के रूप में भी जोड़ा गया है। अब नागरिकों का कर्तव्य है कि वो इस आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराए। ये नागरिकों का कर्तव्य जोड़ा गया है। तो इस तरह से 45वें संविधान संशोधन के उपबंधों को भी एक कार्य रूप दिया गया है। आगे हम देखते हैं 11 नंबर पर कि कौन सा अगला बिंदु है जिसको नीति निर्देशक तत्वों का वह बिंदु जिसको कार्य रूप दिया गया है। तो इसमें हम देखते हैं 46 जो अनुच्छेद है वो ये व्यवस्था करता है कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति और जो कमजोर समूह है, राज्य उनकी सहायता के लिए विशेष उपबंध करे, कुछ प्रयास करे। तो इनकी सहायता के लिए भी राज्य ने काफी ऐसे उपबंध जोड़े हैं। उनकी सहायता करने, उनके हितों की रक्षा करने के लिए कई प्रावधान उनको कार्य रूप दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको कार्य रूप देने के लिए सबसे पहले तो इनको शिक्षा, नौकरी और राजनीति में आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। इनके लिए कुछ पद रिजर्व रखे गए हैं। दूसरी इसमें व्यवस्था की गई है कि शिक्षा के क्षेत्र में इन वर्गों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है ताकि ये शिक्षा ग्रहण कर सके। इसी तरह से
अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया है 1955 में, जिसे 1989 में और ज्यादा मजबूत किया है। ये व्यवस्था भी इसके अंतर्गत की गई है। साथ ही साथ 73वें संविधान संशोधन द्वारा महिला वर्ग को आरक्षण दिया गया है। महिला इनको 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। साथ ही साथ कमजोर वर्गों को सहायता देने के लिए कई आयोग, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग का गठन किया गया था। संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। 7 सदस्यीय एक आयोग बनाया गया था, जिसको आगे चलकर तो अलग अलग भागों में बांट दिया। इस आयोग का गठन किया गया है 95वें अनुच्छेद द्वारा। इससे इन दोनों को अलग अलग किया जा चुका है। इसी तरह से महिलाओं के हितों की सुरक्षा के लिए महिला आयोग का भी गठन किया गया है। तो हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर समूह की सहायता के लिए राज्य ने अनेक ऐसे प्रावधान किए हैं जो उनको सहायता प्रदान करते हैं। अब हम अगला बिंदु जो देखते हैं वो है अनुच्छेद 48। 12 नंबर बिंदु पर देखते हैं कि अनुच्छेद 48 हमें दुधारू पशुओं के पालन, उनको वध निषेध को, और साथ ही साथ पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है। वध, पालतू पशुओं का वध निषेध करता है। तो इसके लिए राज्य ने, कई राज्यों में ऐसे प्रावधान है, इनका वध निषेध किया गया है। साथ ही साथ पर्यावरण संबंधी कई सुरक्षा है जो 48 क में है। तो 48 क की जो व्यवस्था है उसको हम देखते हैं। 48 क में ये कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की सुरक्षा करे। तो इसके लिए सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया है 1972 में, जिसका उद्देश्य है वन्य जीवों की रक्षा करना। इसी तरह से वन संरक्षण अधिनियम भी बनाया गया है, जिसका मतलब जंगलों की सुरक्षा करे। यह 1980 में बनाया गया है। साथ ही साथ इसे और कार्य रूप देने के लिए राष्ट्रीय वन नीति का निर्माण किया है 1988 में। एक विशेष प्रकार की नीति के तहत वन का संरक्षण किया जाए, राष्ट्रीय वन लगाए जाए। साथ ही साथ पर्यावरण सुरक्षा को राज्य ने अलग अलग प्रावधानों में सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किए। पर्यावरण सुरक्षा को अपने कार्य योजना में शामिल किया। तो इस तरह से हम देखते हैं अनुच्छेद 48 जो व्यवस्था करने के लिए राज्यों को निर्देशित करता है, राज्य ने उन व्यवस्थाओं को लागू किया है। इसी तरह से हम देखते हैं अगली व्यवस्था के रूप में। तो अगली व्यवस्था के रूप में हम देखते हैं कि जो 49 अनुच्छेद है वो ये कहता है कि राज्य जो अपने राष्ट्रीय स्मारक है या ऐतिहासिक धरोहर है, उनका संरक्षण करें। तो राज्य ने इनके संरक्षण संबंधी अधिनियम पारित किया है, इनके संरक्षण को शुरू किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राज्य से जो जो अपेक्षाएं की गई थी उनको लागू किया। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि सरकार ने इन सब व्यवस्थाओं के अलावा सामाजिक समुदायों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा संबंधी सामाजिक सुरक्षाएं लागू की है। हम देखते हैं कि सरकारों ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कई प्रकार की सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान भी किए हैं। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी कई प्रावधान किए, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, इसको लागू किया गया। जैसे मनरेगा, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम एक्ट लागू किया गया, 2005 में बनकर तैयार किया गया था। इसी तरह से राष्ट्रीय बीमा योजना इत्यादि ऐसी योजनाएं हैं जो समाज को सुरक्षा प्रदान करती है। सामाजिक सुरक्षा के प्रबंध के रूप में
इन योजनाओं को सरकारों ने लागू किया गया है, इनके बारे में भी ये नीति निर्देशक तत्व हमें निर्देशित करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं क्रियान्वयन के क्षेत्र में भी निर्देशक तत्वों को सरकारों ने क्रियान्वित करने का प्रयास किया है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व इन दोनों में क्या संबंध है। तो मौलिक अधिकारों और मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संबंध। संविधान निर्माताओं की भावनाओं को देखें, उनकी इच्छाओं को देखें, तो उन्होंने तो लिखा है संविधान निर्माताओं के अनुसार इनके अनुसार तो ये एक दूसरे के पूरक है, यानी एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं। लेकिन साथ साथ ये भी देखा जाता है कि इन दोनों का उद्देश्य भी एक ही है। यदि उद्देश्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी ये एक दूसरे के पूरक है, उनका एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य है लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था करना। दोनों का उद्देश्य एक है, साथ ही साथ संविधान निर्माताओं ने एक दूसरे को पूरक बताया, लेकिन समय समय पर हम देखते हैं कि इन दोनों को लेकर, इन दोनों के क्रियान्वयन को लेकर और इन दोनों की श्रेष्ठता को लेकर मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के मामले में कई तरह के टकराव न्यायपालिका के सामने प्रस्तुत हुए हैं। ऐसा ही एक टकराव, ये टकराव जो हुए हैं वो इस बात को लेकर हुए हैं कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में से वरीयता किसे दी जाए। तो वरीयता के रूप में सबसे पहले जो एक विवाद इन दोनों के न्यायालय के समक्ष आया था वो था चंपाकम दोराइजन वर्सेस मद्रास राज्य। ये विवाद नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, इसको लेकर हुआ था। विवाद ये था कि राज्य के सामने एक वाद उत्पन्न हुआ कि 46वें अनुच्छेद में जो नीति निर्देशक तत्व दिया गया है आरक्षण का अधिकार अनुसूचित जाति को, क्या उसे लागू करना उचित है या समानता के अधिकार को लागू करना उचित है। तो इन दोनों के निर्णय में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है और राज्य को उन्हें लागू करने, यदि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में किसी तरह का टकराव है तो राज्य को मौलिक अधिकारों के बाद को लागू करना चाहिए। मौलिक अधिकारों को इसने श्रेष्ठ बताया और इस तरह से जब मौलिक अधिकारों को श्रेष्ठ बताया तो आगे चलकर सरकार ने इनमें संशोधन किया, मौलिक अधिकारों के बारे में संशोधन करने का प्रयास किया और संशोधन के रूप में उन्होंने आरक्षण के जो प्रावधान को मौलिक अधिकारों में जोड़ा। इसको जोड़ने को लेकर उच्चतम न्यायालय के समक्ष फिर से दो विवाद सामने आए प्रमुख रूप से। एक था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ और दूसरा था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के रूप में सामने आया। और इन दोनों पर विचार करते हुए न्यायालय ने इन दोनों पर विचार करते हुए न्यायालय ने यह कहा कि संसद को मौलिक अधिकारों के भाग में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। न्यायालय ने इन दोनों विवादों की सुनवाई करते हुए यह कहा कि न्यायालय को
मौलिक अधिकारों के भाग में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। तो इस तरह से इसके बाद एक दूसरा विवाद और सामने आया, वो था गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के रूप में। और इस विवाद की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह कहा कि इसे मौलिक अधिकारों के भाग में संशोधन की शक्ति नहीं प्राप्त है। अर्थात संसद मौलिक अधिकारों के किसी उपबंध को न तो सीमित कर सकती है, ना ही निरस्त कर सकती है। यानी मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति न्यायालय को संसद को प्राप्त नहीं है। इस तरह से अपने पहला जो निर्णय था उसको उलट दिया था अपने दूसरे निर्णय। तो सरकार ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते समय क्या किया कि सरकार ने आगे चलकर 24वां और 25वां संशोधन किया। 24 और 25वां संशोधन किया। 24 के द्वारा ये व्यवस्था की कि सरकार किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। यानी सरकार को संसद को संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। ऐसी व्यवस्था करके संशोधन की शक्ति दे दी गई संसद को। और 25 में यह व्यवस्था की गई कि सरकार अनुच्छेद 39 2 और 3 को लागू करने के लिए, अनुच्छेद 39 में 2 और 3 को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार लागू करने के लिए यदि कोई कानून बनाती है, कोई नियम बनाती है, तो मौलिक अधिकार 14, 19 और 31 के तहत उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। या उन्होंने यह साबित कर दिया कि नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ है। नीति निर्देशक, सरकार ने ये कोशिश की, नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ है बजाय मौलिक अधिकारों के। उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए यदि सरकार कोई नियम बनाती है, ऐसा कोई कानून बनाती है, तो उसको इन अनुच्छेदों के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। आगे चलकर सरकार के सामने एक तीसरा विवाद और है, और वो विवाद कहलाता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और ये विवाद सामने आया था 1973 में। गोलकनाथ वाला जो मामला था वो आया था 1967 में। इस विवाद की सुनवाई करते समय न्यायालय ने यह कहा कि हालांकि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। संसद किसी भी भाग में, यहां तक कि मूल अधिकारों के भाग में भी संशोधन की शक्ति है, संशोधन कर सकती है। लेकिन साथ ही साथ एक नई संकल्पना यह सामने आई, संविधान ऐसा संशोधन नहीं कर सकती संसद जो आधारभूत ढांचे को परिवर्तन करता है। या आधारभूत ढांचे की परिकल्पना, अवधारणा एक सामने प्रकट होती है। आधारभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। यदि केशवानंद भारती विवाद में संसद ने यह तो स्वीकार किया कि संसद को, केशवानंद भारती विवाद में न्यायालय ने यह तो स्वीकार किया कि संसद को संशोधन की शक्ति प्राप्त है। यानी कि वो जो संविधान संशोधन 24 किया गया था उसको उन्होंने मान्यता दे दी। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा
कि संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के आधारभूत ढांचे को परिवर्तित करता है। इस तरह से ये एक नया दृष्टिकोण हमारे सामने आया। इसकी प्रतिक्रिया में सरकार ने आगे चलकर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन में एक ऐसा प्रावधान जोड़ा कि न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है। न्यायालय से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति समाप्त करने का प्रावधान जोड़ा। यानी 42वें संविधान संशोधन में उन्होंने ये प्रावधान जोड़ने का प्रयास किया कि न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की न्यायपालिका को संविधान की समीक्षा करने का अधिकार नहीं है। लेकिन न्यायालय की इस तरह का जो उन्होंने प्रयास किया, उसके लिए एक चौथा विवाद हो रहा जिसे कहा जाता मिनर्वा मिल्स विवाद। इस विवाद में न्यायालय ने यह कहा, ये जो 42वां संविधान संशोधन है, 42वें संविधान संशोधन के इस प्रावधान को न्यायिक शक्ति वाले न्यायिक पुनरावलोकन वाले संशोधन को निरस्त कर दिया। यानी मिनर्वा मिल्स मामले की सुनवाई करते समय न्यायालय ने ये न्यायिक पुनरावलोकन को की शक्ति को समाप्त करने का जो प्रावधान किया था, न्यायालय ने उसको मूल ढांचे का उल्लंघन मानते हुए, इसके तहत मूल ढांचे का उल्लंघन मानते हुए उसकी शक्ति को, इस संशोधन को निरस्त कर दिया। साथ ही ये भी निर्णय दिया दोनों के मामले में कि मौलिक अधिकार ज्यादा श्रेष्ठ है या नीति निर्देशक तत्व। तो इसके मामले में ये निर्णय दिया कि दोनों ही श्रेष्ठ है, दोनों ही उचित है, इनमें श्रेष्ठता का भाव नहीं हो सकता, बल्कि ये कहा कि ये दोनों एक ही रथ के दो पहिए, इसलिए एक दूसरे की अवहेलना नहीं की जा सकती। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कह के उन्होंने नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच एक लंबे समय से जो टकराव चला आ रहा था उसको समाप्त किया। इस तरह से हम देखते हैं न्यायालय ने आखिर में ये माना है कि ये दोनों ही श्रेष्ठ हैं और दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों एक ही कार्य को पूरा करने वाले दो पहिए, एक ही रथ के दो पहिए। इस तरह से आज का अपना ये नीति निर्देशक तत्वों का अध्याय समाप्त होगा।